आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। 26 जून के इनसाइड के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखो टॉपिक आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने टफ नहीं है। हार्डली एक या दो टॉपिक है जो थोड़े से लेंदी और कंफ्यूजिंग है। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बहुत सारे हैं, सारे के सारे कवर कर देंगे। आई थिंक मैंने एक टॉपिक के अंदर मैं वो मिस करूँगा। अब ये देखो, ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे से ऊपर जाने वाली है, तो एक टॉपिक है उसके अंदर क्या हुआ है कि 5 अलग अलग टॉपिक पूछे गए इंस्टा लिंक्स के अंदर। तो यानी कि अगर मैं उनको सबको एक्सप्लेन करता हूँ तो अपने आप में और 5 टॉपिक्स बन जाएंगे, तो टोटल 15 टॉपिक्स बन जाएंगे। वो एक पर्टिकुलर इंस्टा लिंक्स मैंने मिस कर दिया है, उसके अलावा मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। टू मच ऑफ मतलब इतनी बड़ी लेंथ वीडियो हो जाएगी, आप देखेंगे भी नहीं पूरी, उसके कोई पॉइंट नहीं। वो चीज़ें कभी ना कभी फ्यूचर में रिपीट होंगी, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। तो पहले रिवीजन वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं 24 जून के जो न्यूज़ थी हमारी, उसको रिविजन कर लेते हैं। चोलुंग सुक्पा कौन थे? 13वीं सेंचुरी के रूलर थे जिन्होंने अहोम किंगडम की फाउंडेशन रखी थी। उनके रूट्स बर्मा में बचाए जाते हैं और उनको वाइडली रेफर किया गया है कि वो बोर असम और ग्रेटर असम के फाउंडर थे। और अहोम किंगडम की उन्होंने अपनी लैंग्वेज स्टार्ट की थी, अपना रिलीजन स्टार्ट किया था। 2 दिसंबर को असम दिवस भी मनाया जाता है हर साल। वरियम कुन्नत कुंजा हमीद हाजी की अगर बात करते हैं तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे। 1870 में उनका बर्थ हुआ था एज ए फ्रीडम फाइटर। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, काफ़ी ब्रेवरी दिखाई थी, स्पेशली केरला के मालाबार रीजन में अर्ली 20th सेंचुरी में। उनका एक शॉर्ट लिव्ड रेजिम भी था। उनके पिताजी थे मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था अंडमान की जेल के अंदर। इस छोटे से इंसिडेंट से उनकी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आया था कि उन्होंने सोचा था कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। उनका जो मेन ज़रिया था वो आर्ट था एज एन इंस्ट्रूमेंट, ताकि लोकल्स को इन्फ्लुएंस करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते थे, खिलाफत मूवमेंट को भी बहुत सपोर्ट करते थे वो। और ही वॉज अ वेरी अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो उन्होंने इंश्योर किया था कि बाकी जितने भी फेथ वगैरह हैं उन सबको एडिक्वेट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड। उनका एक रूल सेटअप हो चुका था 1922 के अंदर। उनके किसी दोस्त ने उनको धोखा दिया था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया था, वहाँ के जज के सामने प्रेजेंट किया गया, उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया था, उनको और उनके कंपैट्रियट्स को। विक्ट्री डे कब मनता है? 24 जून को रशिया ने विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया था। 75th विक्ट्री डे था, उस पर एक मिलिट्री परेड हुई थी जो कि होना था 9 मई को, लेकिन पोस्टपोन हो गया था कोविड-19 के पेंडेमिक के द्वारा। विक्ट्री डे को जो रशिया होता है वो अपनी सेलिब्रेशन करता है वर्ल्ड वॉर 2 की विनिंग के ऊपर। और इस जून 24 डेट बहुत पर्टिकुलर है उनके लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर को जीतने के बाद स्टालिन चाहते थे कि उनकी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए एक मिलिट्री परेड हो। तो 24 जून 1945 को उन्होंने जर्मनी के ऊपर विक्ट्री के लिए ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर जो हुआ था उसको कमेमोरेट करने के लिए एक मिलिट्री परेड की थी। इसलिए जो पहला विक्ट्री परेड हुआ था वो 24 जून को मॉस्को में हुआ था, और तब से विक्ट्री परेड जो है वो 9 मई को हो रहा था। बड़ा ही कन्फ्यूजिंग चीज़ थी, लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक था। सेक्शन 309 आईपीसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इंडिया का हाईएस्ट सुसाइड रेट है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर। 5 सुसाइड्स होते हैं 1 लाख पीपल के अंदर। 3rd हाईएस्ट फीमेल सुसाइड रेट होता है। सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया था हम लोगों ने 2017 के अंदर, लेकिन सेक्शन 309 को कुछ एडिशनल स्कोप देकर हम लोगों ने, जो 2017 का मेंटल हेल्थ के एक्ट आया था उसके तहत हम लोगों ने 309 को कुछ एडिशनल स्कोप देकर रख लिया था। अभी बहुत सारी डिटेल थी, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पतंजलि ने एक कोरोना वायरस की मेडिसिन की इजाद की थी, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा बैन वैन लग गया कि इस तरह की मेडिसिन के आप एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे ही नहीं कर सकते हो। क्लेम ये किया गया था कि ये एक मैजिकल रेमेडी की टाइप की कैटेगरी में पड़ती है, जिनके ऊपर आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स करना मना है। हालांकि ये कहा जाता है कि इसके लिए जो एक्ट था, जिसका नाम था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954, इस एक्ट के तहत आप इन तरह की मैजिकल रेमेडीज़ टाइप की मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। तो हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि ये जो लॉ है बहुत आउटडेटेड है। 14 डिजीज़ जिनको ये बैन, जिनकी एडवर्टाइजमेंट ये लॉ बैन करता है, वो ऑलरेडी क्योर हो चुकी हैं, और एड्स जैसी डिजीज़ जो इस लिस्ट के अंदर अभी है भी नहीं। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया था परचेजिंग पावर पैरिटीज़ को लेकर। आईसीपी का ईयर 2017 का ग्लोबली 176 इकोनॉमीज ने पार्टिसिपेट किया था 2017 के साइकिल के अंदर। ये लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्शन प्रोग्राम है। इंडिया की पोजीशन की थोड़ी सी बात कर लें। इन्होंने इंडिया को जीडीपी ट्रिपल पी मोड के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बताया है। फर्स्ट पे चाइना है और यूएस सेकंड के ऊपर बताई गई थी। कंट्री ऑफ ऑरिजिन इन जीईएम प्लेटफॉर्म, ये गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेटफॉर्म जो होता है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि हर एक सेलर को, हर एक ट्रेडर को अपना कंट्री ऑफ ऑरिजिन इसके अंदर मेंशन करना होगा। ऑलरेडी जो आप पहले से सबमिट कर चुके हो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, उनको आपको अपडेट करना होगा। 25 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन।
एक कमीशन सेटअप किया गया है एग्ज़ामिन करने के लिए सब कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें आर्टिकल 340 के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बताते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 16। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि 2015 में उन्होंने प्रपोज किया था कि ओबीसी के अंदर एक सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। 2017 के अंदर प्रेसिडेंट ने कहा था कि दीज पावर्स आर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 340 and they wanted to appoint a commission to examine the issue of sub-categorization of OBC. Then need उसमें at present there is no sub-categorization and 27% is a reservation is a monolithic entity. एनालिसिस की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ बताया था कि क्रीमी लेयर जो है काफ़ी एडवांटेज ले रहा है इस चीज़ का, इसलिए सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सब ऑर्डिनेट डेट। सब ऑर्डिनेट डेट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर एक अनाउंसमेंट की गई है, डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सब ऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमईज़। एमएसएमईज़ को कुछ सबऑर्डिनेट फंड प्रोवाइड किया जाएगा। गारंटी कवर होगा 20,000 करोड़ का, प्रमोटर्स को प्रोवाइड किया जाएगा ये। और जो स्कीम होगी इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा कहाँ से? CGTMSE विच इज़ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME। फिर हम लोगों ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ बात की थी। देन वी केम टू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है स्कीम की वो है कुछ 1542 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा। सरकार ने न्यूज़ इसलिए दी थी क्योंकि 2% इंटरेस्ट सबवेंशन, जिन भी लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लिया होता है उनको इंटरेस्ट जो भी देना पड़ता है उसमें 2% की छूट मिलेगी। और ये जो स्कीम है एक्सटेंडेड टू है लोन्स, जो कि उनके कुछ क्राइटेरिया देता है 31 मार्च 2020 तक का। RBI के कुछ गाइडलाइंस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सिडबी इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और 3 तरह के लोन हमने देखे थे, शिशु लोन 50,000 तक का, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख, तरुण होता है 5 लाख से 10 लाख तक का। एनुअल टीबी की रिपोर्ट आई थी 2020 की, ठीक है, सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 4 लाख नोटिफाइड टीबी पेशेंट थे 2019 में, 40% इंक्रीज़ हुआ है। और चिल्ड्रन डायग्नोस के अंदर 8% है 2019 में, 2018 में 6% था। ट्रीटमेंट सर्विसेज को रिजल्ट के 12% इम्प्रूवमेंट आया है इसके अंदर। निक्षय सिस्टम की बात करते हैं तो एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके पास सारा डेटा वगैरह होता है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। पाकिस्तान विल रिमेन ऑन द FATF ग्रे लिस्ट, और ये मीटिंग फरवरी में हुई थी। और उसके बाद उन्होंने वार्निंग भी दी थी। और इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं जब ग्रे लिस्ट में होते हो? आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपियन यूनियन से लोन वगैरह मिलना कम हो जाता है और फिर कुछ केसेस में बंद भी हो जाता है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कंट्री पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्दी ब्लैक लिस्ट के अंदर चला जाएगा। FATF की बात की थी 1989 में बना था, और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो OECD के अंदर ही है, हेडक्वार्टर पर। OECD के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस न्यूज़ के अंदर थोड़ा सा। मेंबर कंट्रीज़ 39 मेंबर्स हैं FATF के। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में हमने बात की थी। ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया H1B वीज़ा इस साल के एंड तक। पहले भी कुछ 60 दिन का बैन लगाया था, अब उसको 2020 के एंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 टाइप के वीज़ा की हम लोगों ने बात की थी। H1B क्या होता है? स्पेशली जो हायर एजुकेशन डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं वो दूसरी कंपनीज वगैरह के थ्रू US में काम करने जाते हैं, तो उन सब का वीज़ा जो है वो बंद कर दिया है। L1 वीज़ा जो होता है हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है 7 ईयर्स तक का। H2B जो होता है एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए होता है। J1 जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है जो वर्क स्टडीज समर प्रोग्राम्स में जाते हैं। US ने ऐसा क्यों किया? वो अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पैंडेमिक के दौरान बहुत बड़ा जॉब लॉस हुआ है उनके कंट्री के अंदर, उस सबको रिकवर करने के लिए वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं अमेरिकन्स को। जब वो बाहर वालों के ऊपर बैन लगाएंगे तभी उनके लोग मिलेंगे। इंडिया ने अप्लाई किया था 1.84 लाख वीज़ाज़ के लिए विच इज़ 67% ऑफ द H1B वीज़ा। इंडिया को सबसे बड़ा लॉस हुआ है इसके अंदर। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड की बात करते हैं तो ये भी रिसेंटली अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज के अंडर। इस फंड का साइज़ है 15,000 करोड़ रुपए। एलिजिबल कौन कौन है? FPO, MSME, सेक्शन 8 कंपनीज वगैरह। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 3% के जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ी सी छूट देगी। क्रेडिट गारंटी फंड 750 करोड़ का रखा गया है। नाबार्ड इसको मैनेजमेंट करेगा। गारंटी कवरेज जो है वो 25% की रखी गई है इसके अंदर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसरो के अंडर लॉन्च किया गया है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो हैं वो इसरो की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकती हैं। एंड मैनी मोर न्यू थिंग्स, ठीक है। 26 जून टॉपिक्स कवर्ड फ्रॉम डेली करंट अफेयर्स ऑफ इनसाइट आर: पुणे NGO एम्स टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ लाल बाल पाल, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, काला अज़्र,
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, urban multi-state cooperative banks to come under RBI supervision, decarbonizing transport project, ozone pollution spiked in several cities during lockdown, scheme for the promotion of academic and research collaboration, styrene gas leak case, global report on the illegal wildlife trade. GS Paper 1 topics covered: Modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities, and issues. Pune NGO aims to revive the spirit of Lal Bal Pal. Lal stands for Lala Lajpat Rai, Bal stands for Bal Gangadhar Tilak, and Pal stands for Bipin Chandra Pal. Bal Gangadhar Tilak was also known as Lokmanya. पुणे में एक एनजीओ है जिसका नाम सरहद है. उन्होंने तिलक जी की, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक है लोकमान्य, उनकी 100th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर एक इनिशिएटिव लेने की सोची है, जिसमें वो लिटरेरी और कल्चर प्रोग्राम्स करेंगे ताकि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको और ज़्यादा से और बेहतर किया जा सके. पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए. उनका हिस्टोरिकल एसोसिएशन और कल्चरल बॉन्ड जो था तीनों स्टेट्स का, वो मॉडर्न एरा के अंदर अगर हम देखते हैं तो सॉलिडिफाई किया गया था लाल, बाल और पाल के द्वारा. इंडिपेंडेंस के बाद सोशियो कल्चरल बॉन्ड जो थे महाराष्ट्र और पंजाब के, वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के टाइज़ है बंगाल के साथ वो थोड़े से कमज़ोर हुए हैं. लेकिन अगर हम देखते हैं तो डिस्पाइट द पेडिग्री ऑफ लिटरेसी, कल्चरल एफिनिटी इन द पास्ट, इतिहास के अंदर साहित्यिक और सांस्कृतिक एफिनिटी यानी कि आपस में एक दूसरे के प्रति एक कनेक्शन, एक बॉन्ड था दोनों का, बट स्टिल महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के जो कनेक्शंस हैं वो फिर भी वीक हो गए हैं. अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं इस इवेंट के बारे में, तो एक 2 साल का इवेंट होगा जिसका नाम रखा जाएगा महाराष्ट्र बंगाल फ्रेंडशिप चैप्टर. इसकी परिकल्पना ये की जा रही है, एनविजन मतलब परिकल्पना, कि ये पीपल्स का कल्चरल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होगा, यानी कि लोगों की संस्कृति को रिवाइव करने के लिए होगा इन दोनों स्टेट्स की. तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी जो कि 1 अगस्त 1920 की है और 1 अगस्त 2020 को इवेंट स्टार्ट होगा और ये अगस्त 15 2022 तक चलेगा, क्योंकि उस दिन औरबिंदो घोष जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ग्रेट फिलोसफर थे. ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय लाल बाल पाल. 3 पॉइंट्स के अंदर हम लोगों को इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. द ट्रायम्विरेट हैड प्लेड अ स्टेलर रोल. तीनों ने मिलकर स्वदेशी मूवमेंट के सेकंड फेज़ के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन अपना योगदान दिया था. तो कि स्पेशली जो एक मोमेंटम उन्होंने गैदर किया था जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, और इन्होंने सभी ही इम्पोर्टेड आइटम्स का बॉयकॉट करने की बात की थी. स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं आपको बताऊं तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर ये बात की गई थी, हम लोग विदेशी सामान को नहीं खरीदेंगे, विदेशी सामान के लिए हम लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं देंगे, हम लोग अपने ही देश में बनाए हुए सामान को खरीदेंगे ताकि हमारे यहाँ की इकॉनमी जो है वो स्टेबल रह सके. ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की जो इकॉनमी थी उसको बहुत बुरे तरीके से ड्रेन कर दिया था. हम लोग अपने ही प्रोडक्शन को रिवाइव करना चाहते थे. अगर हम बात करते हैं बंगाल की, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन कर दिया था. बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट था उसको उन्होंने कहा था इसमें हिंदू मेजॉरिटी को रखेंगे और ईस्टर्न पार्ट के अंदर हम लोग मुस्लिम मेजॉरिटी को रखेंगे. अगर आप आज की डेट में देखते हैं तो वो ईस्टर्न पार्ट का ही रीजन है जो कि बांग्लादेश है, और वो वेस्टर्न पार्ट का ही रीजन है जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल है. लाल बाल पाल ने इंडियंस को मोबिलाइज़ किया था पूरी कंट्री के अंदर बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए. उन्होंने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे, स्ट्राइक्स की थी और ब्रिटिश गुड्स को भी बॉयकॉट किया था. ये मूवमेंट धीरे धीरे बंगाल से लेकर हर जगह फैलती चली गई थी. जो नेशनल मूवमेंट थी वो ग्रेजुअली फेड होने लग गई थी जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया था और बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे. कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. 1895 के अंदर लाल ने स्टार्ट किया था पंजाब नेशनल बैंक, जो कि पहला इंडियन बैंक था जो सोलरली इंडियन कैपिटल से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट तक भी फंक्शन कर रहा है. 1917 के अंदर लाल ने इंडियन होम रूल की स्टार्टिंग की थी और इसी के साथ साथ आपको एक नाम और पता होना चाहिए, एनी बेसेंट का. 1884 के अंदर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में स्टार्ट की थी अंडर द बैनर ओपन द न्यू स्कूल. इसी एजुकेशन सोसाइटी के अंदर उन्होंने न्यू एजुकेशन स्कूल फॉर प्राइमरी स्टडीज़ एंड फर्ग्यूसन कॉलेज हायर एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया था. बिपिन चंद्र पाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के थे कि स्वदेशी गुड्स को रिवाइव करने के लिए और अपनी कंट्री की पॉवर्टी को हटाने के लिए उनको ब्रिटिशर्स गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से लार्ज स्केल के ऊपर रेजिस्ट करना होगा. प्रीलिम्स लिंक की बात कर लेते हैं. फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, इट वॉज इन 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर. ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर. कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ औरबिंदो घोष.
श्री अरबिंदो घोष का जो बर्थ था वो 15 अगस्त 1872 को था, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त 2022 के अंदर 150th बर्थ एनिवर्सरी उनकी सेलिब्रेट करेंगे। ही वॉज बोर्न इन कोलकाता एंड ही डाइड इन ऑन 5 दिसंबर 1950। हिज प्लेस ऑफ डेथ इज पुडुचेरी एंड हिज फादर नेम वॉज डॉक्टर के.डी. घोष। हिज मदर्स नेम वॉज स्वर्णलता देवी, स्पाउस वॉज मृणालिनी देवी। His alma mater was University of Cambridge. He established Sri Aurobindo Ashram. फिलोसफी में उन्होंने इंटरनल योगा, इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन, इंटीग्रल साइकोलॉजी, इंटरमीडिएट जोन एंड सुपर माइंड पे काम किया था। लिटरेरी वर्क की बात करते हैं तो द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री उनके लिटरेरी वर्क्स थे। श्री अरबिंदो के वर्क्स के बारे में और ज़्यादा बात करें तो पौंडीचेरी के अंदर उन्होंने कुछ पब्लिकेशन स्टार्ट किया था, मंथली जर्नल अन्या का। उनके जो असिस्टेंट थे फ्रेंच फ्रेंड्स, उन्होंने लेटर बाद में उनका जो फोकस था डिवाइन डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन काइंड, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेस, बाद में उन्होंने इन्हीं सब का मेंशन लाइफ डिवाइन में भी किया था। उन्होंने एक पोएम लिखी थी सावित्री 23,813 लाइन्स की ऑफ ब्लैंक वर्स। दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। Sri Aurobindo had 5-part vision, namely, first was he wished to see free and independent India, and that he witnessed on 15th August 1947 on his birthday. तो ये आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त को श्री अरबिंदो घोष का जन्मदिन भी होता है। रिसर्जेंस ऑफ एशिया, थर्ड वाज वर्ल्ड यूनियन, फोर्थ वाज स्पिरिचुअल गिफ्ट टू इंडिया टू द वर्ल्ड, फिफ्थ वाज अ स्टेप इन द इवोल्यूशन विच वुड रेज मैन टू हायर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस। श्री अरबिंदो आश्रम की बात करते हैं 1926 में उन्होंने इस आश्रम को एस्टेब्लिश किया था। विद द ट्रेमेंडस ग्रोथ ओवर द ईयर्स, दैट टाइम देर वर 124 डिसाइपल्स एंड टुडे देर आर मोर देन 1200 मेंबर्स इन दिस आश्रम। First Indian to join the Indian civil services done. Contributions of Aurobindo Ghosh done, who translated Tilak's Gita Rahasya and Sant Tukaram's Abhangas into Bengali. It was done by Satyendra Tagore only, who was the first Indian civil service servant. Contributions of Rabindranath Tagore I will show you in different slide. Who established Shanti Niketan? Rabindranath Tagore. Who was the Viceroy of India when the partition of Bengal took place? Lord Curzon, 1905. Objectives of Swadeshi movement I have told you. Key contributions of Lal Bal Pal I have told you. Now we will see contributions of Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ जी के कंट्रीब्यूशन से पहले एक बार उनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉपुलरली उनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ही वॉज प्राइमरली नोन एज राइटर, पोएट, प्ले राइट, फिलोसफर, एस्थेटिशियन, म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर, पेंटर एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अ यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विश्व भारती। उन्होंने पोएट्री बहुत यंग एज से स्टार्ट कर दी थी। फ्रॉम द एज ऑफ 8 years old, व्हेन ही वॉज 16 years old, उन्होंने अपनी पहली कलेक्शन ऑफ पोएम्स अंडर द पेन ऑफ भानु सिम्हा रिलीज़ कर दी थी। उन्होंने He had spoken at the World Parliament for Religions in the years 1929 and 1937. Contributions की बात करते हैं तो उन्होंने नेशनल एंथम लिखे हैं इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज़ के। उन्होंने अपना एक इम्प्रिंट छोड़ा था आर्ट के ऊपर और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ट्रांसफॉर्मिंग इट्स प्रैक्टिसेस एंड अशरिंग इनटू मॉडर्निज्म। बिटवीन 1928 एंड 1940 रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किए थे मोर देन 2000 इमेजेस और उन्होंने कभी भी किसी को भी पेंटिंग को अपना टाइटल नहीं दिया था। एक्सप्रेशनिज्म इन यूरोप आर्ट एंड द प्रिमिटिव आर्ट ऑफ एंशिएंट कल्चर्स, इन्होंने एक्सप्रेशनिज्म था जो यूरोप का, उसी की आर्ट के अंदर उसी से वो बहुत इंस्पायर्ड होते थे। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज अवार्ड्स, 1913 के अंदर ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज नॉवेल गीतांजलि। And talking about his contribution and role in the freedom struggle, he denounced British imperialism. Imperialism का मतलब होता है जब कोई रिच कंट्री किसी पुअर कंट्री को सप्रेस करके उसकी इकोनॉमी का, उसके सोसाइटी का, उसके कल्चर का यूज़ करती है और उन्हें खुद में अपने आप में फ्लरिश नहीं होने देती है। He did not fully support or agree with Gandhi and his non-cooperation movement. He viewed British rule as a symptom of overall sickness on the social disease on the public. उनकी राइटिंग्स में उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट को सपोर्ट के लिए बहुत कुछ कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था बांग्लार माटी बांग्लार जोल, जिसका मतलब होता है सॉइल ऑफ बंगाल वाटर ऑफ बंगाल। किसको यूनाइट करने के लिए? बंगाली पॉपुलेशन को, जब बंगाल के अंदर पार्टीशन हो गया था 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन। उन्होंने आमार सोनार बांग्ला भी लिखा था जिससे नेशनलिज्म की मूवमेंट को, नेशनलिज्म की फीलिंग को उन्होंने पीपल्स के अंदर इम्बाइब किया था। उन्होंने राखी उत्सव को स्टार्ट किया। जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए टैगोर ने जो उनको नाइटहुड गिवन था बाय लॉर्ड हार्डिंगे 1915, टैगोर ने उसको रिटर्न कर दिया था।
Cornerstone of Tagore's beliefs and works in the idea of anti-colonialism cannot simply be achieved by rejecting all things British. उन्होंने कहा था कि अगर आपको एंटी कॉलोनिज्म को सेटअप करना है तो आप ब्रिटिशर्स का सब कुछ रिजेक्ट नहीं कर सकते. देयर आर फ्यू थिंग्स इन द वेस्टर्न कल्चर विच आर गुड फॉर अस, वी नीड टू कीप दोज थिंग्स, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर अस, वी नीड टू रेजिस्ट देम. अगर मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिस्कस द की कंट्रीब्यूशंस ऑफ लाल बाल पाल टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. की कंट्रीब्यूशंस में हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बेसिक से 3 ओवरव्यू वाले पॉइंट गिवन हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो फैक्ट्स हैं ये भी मेंशन करने होंगे. प्लस में आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि पुणे की एक एनजीओ ने ये एक ऐसे इनिशिएटिव लिया है. लेकिन जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको लाल बाल पाल तीनों की लाइफ के बारे में एक या दो लाइनें लिखनी होंगी. जीएस पेपर 2 इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट GEM. एक दूसरा GEM भी हम लोगों ने बिल्कुल रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था, वो होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो रिसेंट अपडेट न्यूज़ का आया था वो ये आया था कि एक नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी ट्रेडर्स थे जो अब से न्यू प्रोडक्ट वो लिस्ट करेंगे वेबसाइट के ऊपर GEM की, उसमें उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना पड़ेगा हर एक प्रोडक्ट का कि किस कंट्री से बन के आया है, क्या कुछ हुआ था. और जो पुराने प्रोडक्ट्स थे उनमें भी उनको अपडेट करना पड़ेगा. 2020 की जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसे रिलीज़ किया है यूनेस्को ने. यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पेरिस में हैं और 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है. इन लाइन विद दिस मैंडेट जो 2020 की GEM रिपोर्ट है उसने ये एसेस किया है जो भी प्रोग्रेस हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है, और उसी के 10 टारगेट्स भी हैं. की फाइंडिंग इस रिपोर्ट की क्या थी? कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ एक्सैजरबेटेड इनइक्वालिटीज़. एक्सैजरबेटेड का मतलब होता है चीज़ों को और ज़्यादा वर्स कर देना और ज़्यादा ख़राब कर देना. उन्होंने कहा कि 40% के आसपास जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, जैसे जहाँ पर पुअर लोग थे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थे और लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ थे, वहाँ पर वो लोग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं. स्पेशली जो लॉकडाउन हुआ था क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था. कुछ इश्यूज़ आए थे कि वो ई लर्निंग को भी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, वही हम देखेंगे. एफर्ट्स टू मेंटेन द लर्निंग कंटिन्यूटी, लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के मामले में अप्रैल 2020 तक स्कूल का जो क्लोजर्स हुआ था, सारे जगह स्कूल बंद कर दिए गए थे वर्ल्ड वाइड, उसमें 91% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल से उस टाइम बाहर हो चुके थे. इश्यूज़ क्या हैं इस ऑल्टरनेटिव के साथ? एक डिस्टेंस लर्निंग सॉल्यूशन सोर्स निकाल के लाए थे स्कूल्स वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लेकिन वो भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से. उसके कुछ रीजंस हैं बहुत सारे. कुछ पुअर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑप्ट किया था रेडियो और टेलीविज़न के लेसन्स 55%. अब ये अच्छा पॉइंट है, देखो अब आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, ये आपको नोट्स में लिखने की चीज़ है. 55% लो इनकम, 73% लोअर मिडिल इनकम और 93% अपर मिडिल इनकम. अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है यूनेस्को की तरफ से, तो ये डेटा बिल्कुल लेटेस्ट है आपका, ठीक है. ये 2021 के एग्ज़ाम तक के लिए काम आएगा आपको, क्योंकि ये कोविड-19 स्पेसिफिक डेटा है तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते. तो इतने वो स्कूल्स वगैरह थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ें ऑप्ट की थी, रेडियो, टेलीविज़न. इवन आपको मैं एग्जांपल एक नया ऐड कर देता हूँ, इंडिया का एग्जांपल आप देना चाहो तो राजस्थान के बहुत सारे स्कूल्स के अंदर उन्होंने रेडियो क्लासेस को ऑप्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर ये पता चला था कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है और हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन या फिर एक कंप्यूटर नहीं है जिससे थ्रू वो पूरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. बिल्कुल और रिसेंट न्यूज़ बताऊं तो कल की ही न्यूज़ है, झारखंड के एक टीचर ने गांव के अंदर लाउड स्पीकर लगा के क्लासेस ली थी और वो उनको बोला गया था कि जिन बच्चों को डाउट लेने हो किसी आस पड़ोस वाले के मोबाइल नंबर लेके, उन्होंने कहा कि एक मोबाइल नंबर पे आप या तो SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू डाउट भिजवा दी और वही डाउट नेक्स्ट डे फिर लाउड स्पीकर से पूरे के पूरे गाँव में अनाउंस किया जाता था. तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव होते हैं जो कि आप इवन एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, ऐसे में यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन में, पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में या फिर हैंडलिंग द क्राइसिस के अंदर. ऐसे एग्जाम्पल्स ही होते हैं जो आपके आंसर राइटिंग को डिफरेंट बनाते हैं. गवर्नमेंट जो है वो बहुत हद तक टेक्नोलॉजी को रिलाई कर रही थी, लेकिन डिजिटल डिवाइड अपने आप में पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन बना के लेके आ सकता है. इतना बड़ा टॉपिक बनता है ना डिजिटल डिवाइड इंडिया के अंदर. जब हम बात करते हैं, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो लोग जनरली कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं. उसमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इंडिया के टॉप 5 इशूज़ बताओ जो इंडिया जिनको अभी टैकल करने की कोशिश कर रहा है. तो उसमें से एक सबसे बड़ा इशू आता है डिजिटल डिवाइड का एजुकेशन के मामले में. तो ये अपने आप में एक टॉपिक बन जाता है. सभी स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं है, एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है, किसी के पास स्किल्स नहीं है उनको हैंडल करने की, ठीक है. स्कूल क्लोजर्स एंड इंटरप्टेड सपोर्ट मैकेनिज्म्स फ्रॉम विच मैनी डिसएडवांटेजेस लर्नर्स बेनिफिट. देखो ब्लाइंड और डेफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको स्कूल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है. अगर जो डेफ होगा ना, उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको सामने ही कोई गाइड टीचर मिले. बेसिकली वो लोग जिन लोगों को स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं. अब हम लोग इसके लिए स्पेशल, अब देखो वो फिजिकली डिसेबल है लेकिन इसके लिए हम लोग स्पेशली एबल्ड वर्ड यूज़ करते हैं.
हम लोग फिजिकली डिसेबल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं, स्पेशली एबल्ड, ठीक है। इसलिए उन लोगों को हिंदी में बोलते हैं दिव्यांग। दिव्य मतलब डिवाइन, आंग मतलब अंग, उनके पास डिवाइन ऑर्गन्स हैं, इसलिए इन लोगों के पास, किसी के पास आँख की कमी होती है, किसी के पास नाक की। तो ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम एक टर्म, एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको परसीव करने में और सोशलाइज करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कंप्यूटर वगैरह के कारण इतना एफर्ट, इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। स्पेशली वो लोग जब डेली स्कूल रूटीन्स के अंदर होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं। पुअर स्टूडेंट्स, जो लोग डिपेंड करते थे डेली स्कूल के फ्री मील्स के ऊपर, और कुछ फीमेल्स वगैरह स्टूडेंट्स होते थे जिनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर डिपेंड करते थे, वहाँ भी बहुत बड़ा एक लॉस देखने को मिला है। एग्जाम्स वगैरह बहुत कैंसिल हो गए मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर। इंडिया ने भी अपने बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल किए हैं। वहाँ ये नुकसान हुआ है कि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी, मैं आप लोगों को अपडेट बता रहा हूँ कि पहले तो HRD मिनिस्टर ने कहा था कि जुलाई के वो लोग CBSE वालों के 10th 12th के एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो अपने बच्चों को ऐसे पेंडेमिक में बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद फिर मिनिस्ट्री को दोबारा रिव्यू करने को बोला। अब मिनिस्ट्री ने नई अनाउंसमेंट दी है कि जनवरी के अंदर वो सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होंगे। कुछ जगह ये बोला जा रहा है कि कैंसिल हो गए हैं, कुछ जगह बोल रहे हैं कि बाद में इनको शायद दोबारा करेंगे। लेकिन अभी तक जो सबसे ऊपर क्लियर रिपोर्ट है वो ये है कि उनको इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, यानी कि टीचर के जजमेंट के ऊपर बच्चों को मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि टीचर का तो देखो, अब आप जब तक आप पेपर नहीं दोगे, टीचर अपनी मर्जी से किस तरह के मार्क्स देगा। कुछ ये कह रहे थे कि इंटरनल असेसमेंट में ऑलरेडी जो प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स थे उनके बेस के ऊपर एक एवरेज मार्किंग निकाल के कोई फॉर्मूला बनाकर वो दे देंगे। इंस्टा लिंक्स की बात करते हैं। हु रिलीजेस दिस रिपोर्ट? यूनेस्को रिलीजेस दिस रिपोर्ट। ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो हम लोगों ने ऊपर की फाइंडिंग्स की बात कर ली थी, फैक्टर्स की। यूनेस्को के बारे में बताइए और उसके की प्रोग्राम्स के बारे में, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, मैंने आपको नहीं बताया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। इनका मोटिव क्या है और ये कितने साल का टारगेट है? 15 साल का टारगेट है। कब ये स्टार्ट हुआ था? 2015 से लेकर 2030 तक। यूनाइटेड नेशंस और उसकी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, वो इनको डेवलप करने में और इनको इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई हैं। इंडिया के अंदर कौन हैंडल करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को? नीति आयोग हैंडल करता है। नीति आयोग जो था हमारा, नीति आयोग 2015 में बना था, रिप्लेस करके किसको? प्लानिंग कमीशन को। और नीति आयोग का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, किसके ऊपर काम करता है? वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। प्लानिंग कमीशन जो था हमारा, वो टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर काम करता था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन एजुकेशन की बात करें तो गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन के ऊपर है। अब मैं आप लोगों को एक बार यूनेस्को के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूँ। पहले तो आपको यूनेस्को के फुल फॉर्म के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। इट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनेस्को का जो मेन टारगेट होते हैं वो एजुकेशन होता है, साइंटिफिक जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, और प्लस में कल्चर। इन 3 चीज़ों को टारगेट करके चलता है यूनेस्को। ये एक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्रुप, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है UNSDG, उसका भी मेंबर है, ठीक है। बाकी जो UN की एजेंसी से उनके साथ कोलैबोरेट करके। यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 50 के आसपास फील्ड ऑफिसेज है पूरे वर्ल्ड में। 193 मेंबर्स हैं, इसके 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं अप्रैल 2020 तक, और वो गवर्न किए जाते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव बोर्ड से। 3 यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स जो कि UN के मेंबर नहीं हैं, ये आपको बिल्कुल एक्सक्लूजन वाली चीज़ें हैं। ये आपको प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, ये पता होने चाहिए आपको। इनको आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में। कुक आइलैंड्स, न्यूई और पैलेस्टीन, ये आपको पता होना चाहिए। 3 UN के मेंबर स्टेट्स जो कि यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं, इज़राइल, लिechtenstein और यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको रिसेंटली, यूनाइटेड स्टेट और इज़राइल ने इसको छोड़ा था। अब आप मुझे ये बताइए कौन से ईयर में इनको छोड़ा था। वैसे मैंने एक बार आप लोगों से यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी लिस्ट मांगी थी कि कितनी एजेंसीज़ वगैरह को ये छोड़ चुका है। जैसे रिसेंट बात की थी ओपन स्काई ट्रीटीज़ को छोड़ने की, फिर एक वो जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है उसको छोड़ने की बात की थी, WHO की फंडिंग से विड्रॉ करने की बात की थी, और पेरिस क्लाइमेट किया था। उसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें जब से इन्होंने विड्रॉ करने की बात की है। तो UN की एक लिस्ट मैंने मांगी थी, चलो ये हम लोग फिर कभी करेंगे। अभी आप मुझे ये बताइए इज़राइल और US ने कौन से ईयर में यूनेस्को को छोड़ा था। हम बात कर रहे थे यूनेस्को के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में जो बहुत मेजर होता है। एक्चुअली उसमें अपने आप में पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, जैसे यूनेस्को की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ग्लोबली हमारे पास 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसे 167 कंट्रीज़ के अंदर। अब ये पूरे के पूरे प्रीलिम के रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स साइट है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका सिंपल सा एम है साइंटिफिक बेसिस को एनहेंस करना, ठीक है। लोगों में, पीपल में और उस एनवायरनमेंट के अंदर के रिलेशनशिप को और ज़्यादा एनहेंस करना।
इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 11 को रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनली अंडर मैब प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा, लेकिन मैब के बारे में इतना सुनने को नहीं मिलता है। एक और प्रोग्राम हमारे पास आता है इंटरनेशनल जियो साइंस एंड ग्लोबल जियो पार्क प्रोग्राम। इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है ना वर्ल्ड वाइड, जो भी जियो साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा प्लेनेट के फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है, रिसोर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, नेचुरल हैजार्ड रेसिलियंस वगैरह, प्रिपेयर्डनेस, इन सब चीज़ों को हार्नेस करने की बात की जाती है। अप्रैल 2019 तक वर्ल्ड में 147 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स हैं, जिसमें 41 मेंबर स्टेट्स हैं, और जो टोटल एरिया कितना कवर करता है 2,88,000 किलोमीटर स्क्वायर। एक इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम भी है, IHP बोलते हैं। ये ओनली इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, जो वाटर रिसर्च और मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। और उसी के रिलेटेड वाटर रिलेटेड ही एजुकेशन और उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट को लेकर वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम भी है, WWAP। ग्रोइंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस हैं जो थ्रेटन करते हैं वर्ल्ड की पूरी सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, ये उसके रिगार्डिंग है। प्रोग्राम फोकस करता है एसेस करने में जो भी डेवलपिंग सिचुएशन है फ्रेश वाटर को लेकर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ 31 UN वाटर मेंबर्स एंड पार्टनर्स इन द वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आपको पता चल गया वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके अंडर आती है। चलो ये क्वेश्चन बन ही जाता है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है। फिर आता है एक इंटरनेशनल बेसिक साइंसेज प्रोग्राम, एक इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स के द्वारा। किस लिए, जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन है साइंस के अंदर, ठीक है, और पूरे नेशंस की जो कैपेसिटीज़ होती है बेसिक साइंस और साइंस एजुकेशन को लेकर, उसको री-इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास IBSP है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, मेजर एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यूनेस्को के हमारे पास 6 मेजर प्रोग्राम्स है। तो क्या इसमें अपने आप में पूरा मेंस का क्वेश्चन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग तो ना जाने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, तो ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के हम लोग मेंस के क्वेश्चन की। हाउ ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। अब इसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। आप इस रिपोर्ट से सब कुछ उठा सकते हो। एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, जो भी फिजिकली स्पेशली एबल्ड लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैगी, ठीक है। कितनी कंट्रीज़ के अंदर कितना रेशियो है जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं, इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड के कारण क्या कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और कितनी कंट्रीज ऐसी जहाँ से स्कूल से बच्चे कितने बाहर हो चुके हैं। एक ही रिपोर्ट का आप एग्जांपल दे दोगे यूनेस्को के बारे में, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के बारे में आप यहाँ बात कर सकते हो। ओके, काला अज़र टॉपिक कवर अंडर इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ। तो कंटेक्स्ट जानने से पहले मैं आप लोगों को काला अज़र के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट कंटेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। काला अज़र क्या होता है? काला अज़र एक फीवर होता है, ठीक है। इसके अलग अलग नाम होते हैं। लेशमेनियासिस ये डिजीज़ होती है, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, 3 टाइप की डिजीज़ होती है। मैं आपको बता दूं एक बार। एक होती है विस्करल, ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है और ये मोस्ट सीरियस फॉर्म होती है। ध्यान रहे 3 फॉर्म्स होती हैं, उसमें से एक विस्करल होती है, एक क्यूटेनियस होती है, एक म्यूकोक्यूटेनियस होती है। जो मोस्ट सीरियस होती है वो होती है विस्करल। तो विस्करल को ही हम लोग ब्लैक फीवर और या फिर काला अज़र बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है डम फीवर, ठीक है। लेशमेनियासिस की मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है, ध्यान रहे, हाई फैटेलिटी, यानी कि विस्करल लेशमेनियासिस जो होता है ना ये डेथ कॉजिंग होता है। फैटेलिटी का मतलब होता है इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। फैलती कैसी है? एक प्रोटोजोआ पैरासाइट से फैलती है। अब प्रोटोजोआन पैरासाइट क्या होता है? देखो प्रोटोजोआ तो एक यूकैरियोटिक होता है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल होता है, और ये पैरासिटिक का मतलब होता है किसी दूसरे के ऊपर फीड करता है। अब दूसरे के ऊपर फीड करेगा तो उसके ऑन भी हो सकता है और उसके इन भी, यानी कि दूसरे माइक्रोब के ऊपर भी फीड कर सकता है और उसके अंदर जाकर भी फीड कर सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़, ये वर्टेब्रा हो या इनवर्टेब्रा किसी के ऊपर भी फीड कर सकता है। वर्टेब्रा मतलब होता है जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टेब्रा होता है जिनकी बैकबोन नहीं होती है। लेशमैनिया जीनस से ये बिलोंग करता है। इंटरनल ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है, जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया। विस्करल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्प्लीन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अब स्प्लीन क्या होता है आपको जब आप मेरी ये ऑडियो सुन रहे हो ना, तो एक बार जस्ट ऑब्जर्व करो अपनी बॉडी को। आपकी बॉडी के अंदर रिब केज होता है, स्टमक के अपर पार्ट में रिब केज के नीचे, यानी कि लेफ़्ट साइड के रिब केज के नीचे फिस्ट साइज़ का हमारा स्प्लीन होता है, ठीक है। पर्पल कलर में होता है वो, बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन होता है। उसका फंक्शन क्या होता है? जनरली जो बॉडी के अंदर फ्लूइड वगैरह होता है ना, उन सबको बैलेंस करने का काम करता है वो, और एक तरीके से वो इम्यून सिस्टम का पार्ट भी होता है। तो कुछ रेड ब्लड सेल्स वगैरह की रिसाइकलिंग वगैरह होना, प्लस में कुछ इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड चीज़ों का फिल्ट्रेशन होना, ये सारे के सारे काम हमारे स्प्लीन में होते हैं।
साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फटीग यानी कि थकान होगी, अनीमिया होगा, सब्सटेंशियल स्वेलिंग होगी लीवर में, स्प्लीन के अंदर। एडिशनल फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। लेशमैनियासिस एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। ट्रॉपिकल डिजीज़ मतलब समझ गए, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में, अर्थ के ऊपर आपको पता होगा ना, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर, दोबारा बनाता हूँ, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये ट्रॉपिक के रीजन के बीच बीच में जो एरियाज़ पड़ते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल डिजीज़ बोलते हैं। प्लस में ये इसको ये वाला जो डिक्लेरेशन कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ये किसने दिया था? ये WHO ने दिया था। ये आपको पता होना चाहिए, एडिशनल बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। किसके द्वारा होती है? पैरासाइट होता है लेशमीनिया के द्वारा। पैरासाइट मैंने आपको बोल दिया, जो दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। सैंड फ्लाइज के बाइट से ट्रांसफ़र होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको बोल्ड करना चाहिए था बट नहीं किया, कोई बात नहीं। 3 फॉर्म्स क्या होती है मैंने आपको बता दी। तो ये आप सब समझ गए, काला अज़र समझ गए ना। अभी समझो कंटेक्स्ट क्या है। इसके लिए एक ही ड्रग अवेलेबल थी लेशमैनियासिस के लिए, उसका नाम था मिल्टेफोसिन। नाम ध्यान रहे, मिल्टेफोसिन। रिसेंटली ये पता चला है कि मिल्टेफोसिन का जो इफेक्ट है ना, वो कम होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस ड्रग का जो रेजिस्टेंस था ना, जो डिजीज़ को लेकर जो रेजिस्टेंस था, वो कम हो गया, वो डिक्रीज़ होने लग गया है, क्योंकि ये पैरासाइट के अंदर अब एक्यूमुलेट नहीं हो पा रही है इतनी, ठीक है। और एक्यूमुलेशन क्यों ज़रूरी है? उस पैरासाइट को किल करने के लिए उसका एक्यूमुलेट होना बहुत ज़रूरी है। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने एक्सप्लोर किए हैं कुछ वेज ताकि वो टैकल करे मिल्टेफोसिन की रेजिस्टेंस को, ठीक है। इस टीम ने ये शो किया कि जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन होता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स का लेशमीनिया में, वो यूजिंग किस तरीके से उन्होंने शो किया है? कंप्यूटेशनली डिज़ाइन सिंथेटिक पेप्टाइड्स के द्वारा। अब ये बहुत टेक्निकल है, इसको हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए काला अज़र जानना बहुत ज़रूरी था, और हमको ये पता चलना ज़रूरी था कि मिल्टेफोसिन एक डिजीज़ होती है। मिल्टेफोसिन इज़ द ड्रग जिससे इसको क्योर किया जाता है। चलते हैं इसके प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर। लेशमैनियासिस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फॉर्म्स ऑफ लेशमैनियासिस 3 फॉर्म्स होती है, मैंने आपको बता दी। डिफरेंट नेम्स ऑफ काला अज़र मैंने आपको बता दिया। सिम्टम्स बता दिए। प्रोटोजोआन क्या होता है बता दिया। मिल्टेफोसिन यूज्ड फॉर काला अज़र बता दिया। प्रीलिम्स का मेंस का क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ इज़ काला अज़र कॉज्ड? तो उसमें आप उसके सारे के सारे ये सैंड फ्लाई के बाइट वगैरह वे सब लिख सकते हो। एग्जामिन व्हाट मेजर्स हैज़ द गवर्नमेंट टेकन टू टैकल दोज डिजीज़। अब आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिखने पड़ेंगे, वो आपको पूरा का पूरा रिसर्च करना पड़ेगा उसके अंदर। हालांकि ये जो एडिशनल फैक्ट्स इसमें से आप यहाँ से भी कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020. This is a topic which is covered under issues relating to development and management of social sector, services relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger. This day is observed on 26th of June and the theme is better knowledge for better cure. प्रीलिम स्पेसिफिक है, नोट कर लीजिए। 26 जून को क्यों मनाया जाता है? डेट 26 जून इज़ टू कमेमोरेट लिन जेजूज डिसमेंटलिंग ऑफ द ओपियम ट्रेड। उन्होंने ओपियम ट्रेड को डिसमेंटल किया था। ह्यूमन गुआंगजोंग जो कि चाइना के एक प्रोविंस है, एंडिंग इन जून 25 1839, जिसके जस्ट बाद पहला ओपियम वॉर हुआ था चाइना के अंदर। इस ओकेजन के ऊपर UNODC वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 रिलीज़ करता है इस दिन हर साल। हाइलाइट्स क्या इस बार की रिपोर्ट के, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अराउंड 269 मिलियन पीपल यूज ड्रग्स वर्ल्ड वाइड इन 2018 विच इज़ 30% मोर दैन इन 2009। तो यानी कि कुछ बीते 10-11 सालों के अंदर, 10 साल की बात मान लेते हैं, 30% इंक्रीमेंट आया है। 269 मिलियन पीपल ने ड्रग्स यूज़ किया है अब तक की रिपोर्ट जो कहती है। ओवर 35 मिलियन पीपल सफ़र करते हैं ड्रग यूज़ के डिसऑर्डर से। ये सच में नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज़ कॉज्ड बाय द पैंडमिक। अभी जो हमारे पास एक आपदा आई हुई है कोविड-19 की, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, ठीक है। आर लाइकली टू डिसप्रपोर्शनली अफेक्ट द पुअर, जिसमें जो गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट उनके ऊपर होगा। एंड दे विल बी मोर वल्नरेबल टू द ड्रग यूज़, ठीक है। वल्नरेबल मतलब एक्सपोज्ड टू थ्रेट, कमज़ोर लोग, ठीक है, उनका ज़्यादा होगा कि दे विल बी नाउ एक्सपोज टू ड्रग यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग कल्टिवेशन इन ऑर्डर टू अर्न मनी। अब उनको पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई ज़रिया ढूंढना पड़ेगा, तो उन्हें अगर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करनी पड़ी या ड्रग्स की कल्टिवेशन भी करनी पड़ी तो भी वो करेंगे। मोस्ट यूज सब्सटेंस इन 2018 was cannabis. Cannabis also remains the main drug that brings people in contact with the criminal justice system. मोस्टली जो लोग क्राइम के केस में फंसते हैं ड्रग के, वहाँ पर कैनबिस का यूज़ ज़्यादा होता है। मोस्ट हार्मफुल्स होते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स की बात करें तो नशीले पदार्थ।
यूज़ कौन करता है? एडोलसेंट्स और यंग एडल्ट्स होते हैं ना, वो सबसे लार्जेस्ट शेयर में होते हैं। नहीं, जितने भी लोग ड्रग यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं एडोलसेंट, जवान लोग होते हैं, यूथ जो होता है। और यही लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इसके इफ़ेक्ट को लेकर, क्योंकि इनका जो ब्रेन हो रहा होता है वो डेवलप हो रहा होता है, और ये डेवलपिंग ब्रेन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। लो इनकम कंट्रीज़ को अभी भी क्रिटिकल शॉर्टेज है फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स की, पेन मैनेजमेंट के लिए और पैलिएटिव केयर के लिए। ओपियोइड्स मतलब नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में वो नशा नहीं होता है, वो आपको पेन से रिलीफ देता है, इसलिए उसका नाम नशीले पदार्थ रख दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि इस ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को डील किया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने एनकोड को कॉन्स्टिट्यूट किया। एनकोड का मतलब होता है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, नवंबर 2016 में। और एक स्कीम थी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल, यानी कि जो भी स्टेट्स और यूटीज़ थे उनको ड्रग्स अब्यूज़ और ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए फंडिंग दी जाती थी, उसको रिवाइव किया था। रिसेंटली ये स्कीम जो थी 3 साल के लिए रिवाइव की गई थी, और इसका जो लास्ट टर्म है अभी 2019-20 में ख़त्म होगा। 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी कुछ रिवार्ड गाइडलाइंस विद इंक्रीज क्वांटम फॉर रिवॉर्ड फॉर इंटरडिक्शन और सीजर ऑफ डिफरेंट इलिसिट ड्रग्स। इलिसिट ड्रग्स का मतलब होता है इलीगल ड्रग्स। अगर आप इनका सीजर वगैरह करते हो, आप किसी की कंप्लेन वगैरह भी करते हो, तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाता है। एनसीबी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये सबसे मेजर होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उनको कुछ फंड्स दिए गए थे कि एक सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि सीजर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सिम्स नाम से, ये आई थिंक आ चुका है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ प्रीलिम्स के अंदर एक बार, जो क्रिएट करेगा एक कंप्लीट ऑनलाइन डेटाबेस बनाएगा जो भी ड्रग ऑफेंसेस और ऑफेंडर्स थे उन सब के रिगार्डिंग। तो ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके ऊपर सब कुछ पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया था एक फ़ंड जिसका नाम है नेशनल फ़ंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आएगा ड्रग की ट्रैफिकिंग वगैरह को फाइट करने के लिए, नार्कोटिक ड्रग्स को, वो सारा का सारा खर्चा नेशनल फ़ंड फॉर कंट्रोल ड्रग अब्यूज़ से लिया जाएगा। रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट्स, जो लोग जिनको लत लग चुकी है उन सबको ट्रीटमेंट, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और पब्लिक को एजुकेट करने के लिए ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट। गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था एक नेशनल ड्रग अब्यूज़ सर्वे, जो कि मेजर करता है जितने भी ड्रग अब्यूज़ के जो ट्रेंड्स होते हैं इंडिया के अंदर। और इसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसकी हेल्प से? नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर जो एम्स में, इसकी हेल्प से। ये पाँचों के पाँचों इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के स्पेसिफिकली हैं ड्रग्स को लेकर, ये आपको मैं कह रहा हूँ कि ऑन फिंगर टिप्स होने चाहिए। प्रीलिम्स लिंक की बात करते हैं तो इन्होंने सारे के सारे ये पाँचों के पाँचों टॉपिक्स पूछ लिए हैं। इनको डिटेल में अगर बताने की बात पड़ेगी तो एक्चुअल में ये अपने आप में बड़े 5 टॉपिक्स बन जाएंगे। ऑलरेडी इस वीडियो में आपको पता है टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो इस वाले पार्ट को मैं आज स्किप करूँगा। हल्का सा एक इंट्रोडक्शन आपको, इनका ओवरव्यू यहाँ पर मैं दे ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर डीप में जाना पड़ेगा तो मुझे इसको स्किप करना पड़ेगा आज। इंडिया इज़ वल्नरेबल टू नार्कोटिक ड्रग ट्रैफिकिंग। बिल्कुल क्रिटिकली एग्जामिन करो उसके कॉजेज़ क्या हैं और कमेंट करो कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। गवर्नमेंट के रोल तो आप लोगों को मिल गए ऊपर। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इसी तरीके से ये आंसर पूरा का पूरा लिख देना है, 5 पॉइंट ऐसे लिख देने हैं। जीएस पेपर 3, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू कम अंडर आरबीआई सुपरविजन। ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी आप डिपॉजिटर हैं, खातेदार जो हैं, उनका पैसा प्रोटेक्ट रहे, सेंटर ने डिसाइड किया कि जितने भी अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सब को आरबीआई की रेगुलेशन के अंडर डाल देंगे। यूनियन कैबिनेट ने इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया है और इसके अगला जो स्टेप है, जो प्रेसिडेंट को अप्रूव करना था, वो भी हो चुका है। ये मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ। करंटली जो बैंक्स हैं इनकी ड्यूअल रेगुलेशन होती है, आरबीआई की और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि 2 के अंडर ये रेगुलेट किए जाते हैं। रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑडिटिंग, सुपरसेशन ऑफ बोर्ड और लिक्विडेशन। ये काम कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई करता है इनके फंक्शंस को रेगुलेट, जैसे कैश रिजर्व को मेंटेन करना, कैपिटल एडिक्वेसी एंड अमंग अदर्स। तो एक ही टाइप के बैंक को 2 चीज़ें रेगुलेट कर रही है, तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक है, और उनका जो रेगुलेटरी एम्बिट होता है आरबीआई का, वो आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में और बैंकिंग लॉज विच ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 के अंडर। व्हाट नेसेसिटेटेड दिस कम्स आफ्टर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए थे फ्रॉड और सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के, जिसमें बहुत मेजर स्कैम आया था पीएमसी बैंक का लास्ट ईयर। सितंबर में आरबीआई को फोर्सफुली पीएमसी बैंक के जो बोर्ड वगैरह था उसको सुपरसीड करके वहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने पड़े थे। इस लेटेस्ट मूव का इम्प्लीकेशंस क्या होंगे?
आरबीआई को जब ये एम्पावरमेंट मिल जाती है इन सबको रेगुलेट करने की, अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की कमर्शियल बैंक्स के ही तरह, तो ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है डिपॉजिटर्स को। एक फैक्चुअल डेटा आपको बता देता हूँ, 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडिया के अंदर और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन उठ के आएगा, इतने तो अर्बन कोऑपरेटिव हैं, इतने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हैं, तो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स कितने हैं टोटल इंडिया के अंदर? ये जो बैंक्स हैं इनका जो डिपॉजिटर बेस है वो 8.6 करोड़ का है, ठीक है, और वो है सेव्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 4.84 लाख करोड़ विद दीज बैंक्स। अब ये पैसे का नुकसान होता है। इसी के रिगार्डिंग मैंने विजन की मंथली कंपाइलेशन में इकोनॉमिक में सरफेसी एक्ट बढ़ाया था, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया था कि ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री में आते हैं, सरफेसी एक्ट क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या होता है, ये सारा का सारा विजन के मंथली कंपाइलेशन में रिसेंट जो मई मंथ की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें आपको पढ़ लेना है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, रेगुलेट कैसे किए जाते हैं, ड्यूअल रेगुलेशन क्या होती है, प्रोविजंस वगैरह क्या होते हैं, सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। टॉपिक्स कवर्ड अंदर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डीकार्बनाइजिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF जो कि OECD का है, उसके साथ जॉइंटली मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ऑन इंडिया 24 जून को। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया को एक फ्रेमवर्क सेटअप करना होगा। किस टाइप का फ्रेमवर्क होगा? ट्रांसपोर्ट की एमिशंस को एसेस करने के लिए, यानी कि जो भी इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि गाड़ियाँ हैं, शिप्स वगैरह हैं, प्लेन्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एवरीथिंग जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उन सब से कितना कार्बन का एमिशन हो रहा है, कितना एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, ये सब कुछ चेक करने के लिए, सबका एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये कैरिड आउट होगा वाइडर कंटेक्स्ट के अंदर ITF के साथ। ITF का जो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है ना, उसी के कंटेक्स्ट में होगा ये। अब डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमरजेंसी इकोनॉमी DTE ये सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइजेशन कुछ डिफरेंट वर्ल्ड रीजन्स के अंदर। करंटली इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो DTE जो है वो कोलैबोरेशन होगा ITF का और वुपर्टल इंस्टीट्यूट। ये वुपर्टल इंस्टीट्यूट जो जर्मनी का है, जिसको सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI। कहाँ का है ये? जर्मन की जो फेडरल मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी वहाँ के साथ, यानी कि ITF अलॉन्ग विद जर्मन का जो इंस्टीट्यूट है ये मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को। इंडिया को कैसे हेल्प करेगा ये देखो, बहुत अच्छा डेटा यहाँ पे मिलेगा। अगेन नोट बनाने वाली चीज़ें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो इंडिया का है वो 3rd मोस्ट ग्रीन हाउस एमिटिंग सेक्टर है। अब ये बात नोट करने की है, बिल्कुल है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, ये भी नोट करने का है। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है उसमें 30% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, नोट करने की बात है। और ये जो एमिशंस हैं ये 1990 से लेकर अब तक ट्रिपल हो चुके हैं, यानी कि पिछले 30 सालों में 3 गुना हो चुके हैं। सब कुछ नोट करने का, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर अच्छा डेटा है। इंडिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है पर इनहेबिटेंट वो 1/28 था एवरेज OECD कंट्री के। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट CO2 एमिशंस होते हैं वो लाइकली इंक्रीज़ करेंगे ऑलमोस्ट 6% एनुअली 2030 तक। इस प्रोजेक्ट के दौरान गवर्नमेंट एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो भी करंट और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी होने वाली है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग जो होगी वो इम्प्रूव होगी। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के बारे में जानना ज़रूरी है। ये क्रिएट किया गया था 2006 में, मिनिस्टर्स थे 43 कंट्रीज़ के। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि OECD के अंडर आती है, जिसके 60 मेंबर कंट्रीज़ हैं। एक्ट करती है एज ए थिंक टैंक फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइज करती है एनुअल समिट होती है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के बारे में। ITF ओनली ग्लोबल बॉडी है जो कवर करती है सारे के सारे ट्रांसपोर्ट मोड। अब ट्रांसपोर्ट मोड कितने टाइप के होते हैं आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो 3rd 4th क्लास का बच्चा भी बता देगा। ITF इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटीग्रेटेड विद OECD येट पॉलिटिकली ऑटोनमस है। हेडक्वार्टर इसके पेरिस और फ्रांस के अंदर हैं। OECD क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। व्हाट इज़ ITF, उसके मेंबर्स हो गया, पार्टिसिपेंट्स ऑफ DTP हो गया, DTEE हो गया, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ये मैं आपको बताऊँगा अभी। हु ऑर्गेनाइजेज द एनुअल समिट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया। OECD की बात करते हैं तो OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करना। पहले भी मैं एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ आप लोगों से, मैं दोबारा पूछूंगा, तो जिन लोगों ने पहले कमेंट किया था उनसे रिक्वेस्ट है वो दोबारा कमेंट करें ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो जाए। OECD भी अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का क्या रोल है और इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या आ जाते हैं।
मोस्ट जो OECD मेंबर्स होते हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज़ होते हैं, ठीक है, जिनका बहुत हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है और उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ भी रिगार्ड किया जाता है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रहे। 1961 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस में। टोटल 36 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है लेकिन की इकोनॉमिक पार्टनर ज़रूर है। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस जो भी OECD रिलीज़ करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। गवर्नमेंट एट ए ग्लैंस 2017 रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करें तो एन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी इज़ अ नेशंस इकोनॉमी दैट इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स बिकमिंग एन एडवांस इकोनॉमी। ये प्रीलिम्स में ना डायरेक्ट वर्ड लिखा आ सकता है, क्योंकि ये डेफिनेशन कहाँ से आती है, OECD से डेफिनेशन आती है कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी किसको, इवन अगर आपका मेंस का क्वेश्चन आ सकता है तो आप कोट कर सकते हो एज पर OECD, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड बिकमिंग एन एडवांस्ड इकोनॉमी। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुप कंसिस्टिंग, ये तो चलो अलग चीज़ हो गया हमारा। फिर हमको बात करना था इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के बारे में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि IKI क्यों लिखा हुआ है, तो देखो ये जर्मन इनिशिएटिव है ना, तो वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री का, ठीक है, और नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, इसको BMU लिखा हुआ है। अब ये भी वही जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से, क्यों, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट मतलब किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। मैं बहुत बार इसको रिपीट करता हूँ, जो लोग लगातार सुनते हैं उनको इसका मीनिंग अच्छे समझ में आ गया होगा। और बायोडाइवर्सिटी को लेकर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का काम करता है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। IKI ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। UNFCCC की जो भी गाइडलाइंस वगैरह होते हैं उन्हीं के अंडर रहकर, उन्हीं के साथ में पैरेलली ये ऑपरेट करता है। और उसके अलावा किसके साथ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। आगे बात करते हैं, सिंस 2008 टू 2019 यानी कि 10 साल के अंदर IKI ने अप्रूव किए हैं मोर देन 730 क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, जिनकी टोटल फंडिंग जो थी 3.9 बिलियन यूरो थी, मोर देन 60 कंट्रीज़ के अंदर। तो अपने आप के अंदर ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। UNFCCC का आइडिया होना चाहिए, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आइडिया होना चाहिए। दिस इज़ डन। मूविंग ऑन टू द मेंस क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ DTEE। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया है तो आपको आगे पीछे ऊपर नीचे कई चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इसमें आप ITEF, अब इस देखो ये समझने की कोशिश करना। अब उसने किसके बारे में ज़्यादा पूछा है, उसने DTEE के बारे में पूछा है ना, तो वहाँ पर आप ITF का हल्का सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन दोगे। ये नहीं कि आप ITF को वहाँ एक्सप्लेन करने लग जाओगे। ये कीवर्ड हमारा मेन नहीं है। मेन कीवर्ड क्या है, DTEE। वो पूरा का पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या उसका एम है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ये आप चीज़ें बताओगे। इसलिए मैंने बताया कि लोग ना कीवर्ड मिस करते हैं। उनको यहाँ देखेगा यहाँ तो ITF के बारे में बता रखा था, ये भर देंगे उसके क्वेश्चन के अंदर। नहीं, इसकी तो सिर्फ एक लाइन बतानी है आप लोगों को ITF के बारे में। मेन तो आपको DTEE के बारे में बताना है। ओजोन पोल्यूशन स्पाइक्ड इन सेवरल सिटीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसमें कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास। ये कवर होता है हमारा कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंडर। देखो एक एनालिसिस किया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के द्वारा, जिसमें ये पाया गया कि पर्टिकुलेट मैटर और नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल्स तो नीचे आए हैं और लॉकडाउन के अंदर, लेकिन ओजोन जो कि अपने आप में एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट है वो कुछ सिटीज़ के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, ऊपर गया है। तो पहले ये जानो ये पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है। जो आप लोग सुनते हो ना PM2.5, PM10, यही होता है पर्टिकुलेट मैटर। इसमें होता क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स, स्मोक, स्टूट वगैरह, ये सारे के सारे जो स्मॉल के अंदर होते हैं ना। अब 2.5 और 10 में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है इनके साइज़ और ओरिजिन वगैरह के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स भी इसी के अंदर आते हैं। और ये बोल रहा है कि ओजोन एज ऑल्सो अ हार्मफुल पॉल्यूटेंट। तो क्या ओजोन अपने आप में एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट होता है? जी हाँ, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये वैसे तो ऑक्सीजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ध्यान रहे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये एक बहुत हार्मफुल पॉल्यूटेंट होता है। कैसे होता है, इसका 2 तरीके होते हैं। एक तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर होता है वो हमको किससे बचाता है, वो हमको बचाता है UV रेज से। UV रेज 3 टाइप की होती हैं, देखो A, B और C। A जो होती हैं वो ऑलमोस्ट पेनिट्रेट कर जाती हैं सारी की सारी और ओजोन लेयर में से अर्थ पे आ जाती हैं, वो हार्मफुल नहीं होती हैं। B
कुछ होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। सी जो होती है वो मोस्ट हार्मफुल होती हैं, ठीक है, और इसी के कारण हम लोगों को स्किन कैंसर वगैरह के इश्यूज़ होते हैं। तो जो ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ठीक है, वो हमारे किसको रोकता है? यूवी रेज सी जो होती है उनको रोकता है। यहीं से आप लोगों को शॉर्टकट आज बताना चाहता हूँ। ये जो हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं ना, इसका निमोनिक्स आपको बताना चाहता हूँ, आप याद कर लीजिए। द स्मार्ट मैन टेक्स एलिवेटर, TSMT, ध्यान रहे, द स्मार्ट मैन टेक्स एलिवेटर। अब आपको याद हो जाएगा, ये है ट्रोपोस्फेयर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर, ये है मीजोस्फेयर, ये है थर्मोस्फेयर, ये है एग्जोस्फेयर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स के अंदर, काम की चीज़ है। द स्मार्ट मैन टेक्स एलिवेटर, T से ट्रोपोस्फेयर, S से स्ट्रेटोस्फेयर, M से मीजोस्फेयर, T से थर्मोस्फेयर, E से एक्सोस्फेयर। हमारा जो ओजोन लेयर होता है ना, एक होता है ग्राउंड ओजोन लेयर, एक मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मान लो हमारा ट्रोपोस्फेयर और ये हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन होता है ना, वो हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो होता है वो उसे ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं हम लोग। ये बेसिकली स्मॉग जो होती है ना हमारी, स्मॉग। अब आप बोलोगे स्मॉग क्या होता है? स्मॉग बनती है, SMOG जो होता है वो बनता है स्मॉक, SMOKE, स्मॉग यानी कि धुआं, प्लस फोग, फोग होती है हमारी धुंध। इन दोनों से ही मिलकर बनता है हमारा स्मॉग, जो कि जनरली आप लोगों को दिल्ली में तो क्या, लगभग नॉर्थ इंडिया में हर जगह देखने को आपको मिल ही जाता है। तो न्यूज़ ने हमारे ये कहा था कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ना, अब आपको समझ में आ गया ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है, आगे पता चलेगा ग्राउंड लेवल ओजोन बनता कैसे है। ओजोन प्राइमरीली एक अब ये मैंने जो आपको बताया ना वो सब यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ फटाफट। एक सनी वेदर प्रॉब्लम होती है, सर्ज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, हाई विंड, हाँ ये जाने की चीज़ है, हाई विंड हो, इंटरमिटेंट रेन्स, थंडरस्टॉर्म, हाई टेम्परेचर और हीट वेव्स, इन सब के कारण समर पोल्यूशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। ध्यान रहे, ओजोन क्या होता है? ओजोन एक कलरलेस रिएक्टिव ऑक्सीडेंट गैस है जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एटमॉस्फेरिक स्मोग का। ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे फॉर्म होता है? ग्राउंड लेवल ट्रोपोस्फेरिक बोल दो उसको, या तो आप ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलो या फिर उसको ग्राउंड लेवल ओजोन बोलो, एक ही नाम है दोनों का, ठीक है। ये डायरेक्टली किसी सोर्स से एमिट नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल मतलब, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं। किस किस के बीच होते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जैसे बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, इथाइलिन अल्कोहल हो गया। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक है। ये सनलाइट और हीट के अंदर प्रेजेंस होकर बनाते हैं ग्राउंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लस में कब होता है ये सब? जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं हमारे कार से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, रिफाइनरी, केमिकल प्लांट, बाकी किसी भी सोर्स से जो केमिकल रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सब चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, तो हमारा बनता है ग्राउंड लेवल ओजोन। एक बार ये आपको डायग्राम भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इससे और अच्छे समझ में आएगा। देखो, हीट प्लस सन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सॉइल से भी निकलते हैं, वेजिटेशन से भी, और यहीं से हमारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड्स भी निकलते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के, और एमिशंस कम्बिशन भी होते रहते हैं। VOC के अंदर हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो, ये सनलाइट, NOx और VOC मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राउंड लेवल ओजोन, O3। कंसर्न्स, ओजोन जो होती है ग्राउंड लेवल पे बहुत हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट की तरह काम करती है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट के ऊपर वो बहुत ही डेंजरस होता है। और यही मेन इंग्रेडिएंट होता है स्मोक का। जो आपको स्मोक देखने को मिलता है ना, मैंने बताया स्मोक प्लस फोग, यानी कि धुंध और धुआं दोनों को मिलकर जो स्मोक बनता है, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन। एलिवेटेड ग्राउंड लेवल ओजोन में, यानी कि अगर कुछ टाइम तक इनका लेवल इंक्रीज़ होता रहे, इसका एक्सपोजर अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ट्रीज़ पर हो, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें सोर्सेज और इम्पैक्ट्स में आते हैं कि डैमेज द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। क्रॉप्स का सारा डैमेज हो जाता है, लीडिंग टू पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है अर्बन वेजिटेशन के ऊपर, विच डैमेजेस द लीव्स एंड प्लांट्स। इट मेक्स द वेजिटेशन मोर प्रोन टू डिजीज़। रिड्यूस कर देता है फॉरेस्ट की ग्रोथ और हैबिटेट क्वालिटी को, और रिड्यूसेस स्पेसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट, फिश एटसेट्रा। ईजी टॉपिक था, लेकिन अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी। ओजोन को डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं, और अगर उसकी एवरेज निकालते हैं तो उसकी डॉब्सन यूनिट के अकॉर्डिंग उसकी जो वो होती है ना थिकनेस, एवरेज थिकनेस, ध्यान रहे एवरेज वर्ड याद रखना, 3 मिलीमीटर होती है। ये प्रीलिम स्पेसिफिक है, डॉब्सन यूनिट, और इसकी 3 मिलीमीटर तक की थिकनेस होती है अगर इसका एवरेज में निकालते हैं तो।
क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओजोन क्या होता है, हो गया। ट्रोपोस्फेरिक वर्सेस, ये जीएस की जगह आई थिंक ये वर्सेस लिखना चाह रहे थे, ये जीएस लिख दिया गलती से। ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे फॉर्म होता है बता दिया। रोल ऑफ ओजोन फॉर्मेशन ऑफ स्कोप बता दिया। वीओसी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट याद रखना, द स्मार्ट मैन टेक्स एलिवेटर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मेंस क्वेश्चन के बारे में देखें तो डिस्कस द हेल्थ कंसर्न्स दैट आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एट द ग्राउंड लेवल। आई थिंक पूरा का पूरा ही कवर कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये अपने आप में ना एक आंसर लिखा हुआ है एक्चुअली पूरा का पूरा मेंस अगर मैं कहूँ तो। और फिर आप कंक्लूजन में आप ये रिपोर्ट ऐड कर देना उसकी। ठीक है, हो गया। Now we have scheme for the promotion of academic and research collaboration, SPARC. This is covered under conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact and assessment. कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास कोलैबोरेट कर रहा है अपने काउंटर पार्ट्स के साथ जर्मनी में कुछ नए मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए जो कि ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के काम आएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इट हैज़ बीन टेकन अप अंडर द स्कीम फॉर, ये पूरा का प्रोजेक्ट किसके अंडर है, स्पार्क के अंदर। स्पार्क की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इनका एम क्या होगा, इनका एम होगा ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना। और ऑल्टरनेटिव क्यों डेवलप करना चाहते हैं, इसकी नीड क्या है। जो कन्वेंशनल मेथड्स है ना हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए, उसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है और उसके बहुत ही हार्मफुल और हजार्डियस एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप करेगा नोवेल लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शंस, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग इस तरीके से ग्रीन सॉल्यूशन बनाएंगे ताकि हमारे जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है उसमें कम से कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो। अब स्पार्क के बारे में जान लेते हैं। हमें तो यही मेजर जानना है कि स्पार्क क्या है। स्पार्क एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, ठीक है। इसका एम है रिसर्च इकोसिस्टम को इंडिया में इम्प्रूव करना, इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वर्ल्ड के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनके साथ कोलैबोरेट करवा के रिसर्च को डेवलप करना। इस स्कीम के अंदर कुछ बात कर रहे हैं 600 जॉइंट रिसर्च पेपर्स की 2 साल के लिए, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च कोलैबोरेशन होगा इंडियन रिसर्च ग्रुप्स का, प्लस जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज़ करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ उन सब के साथ, स्पेसिफिकली इंडिया। तो इसके अंदर हमको और ज़्यादा मेजर जो जानने का वो है कि IIT, आई थिंक ये प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक है, इसमें मेंस जैसा कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए स्पार्क प्रोग्राम क्या होता है। IIT खड़गपुर इसका नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है। 600 जॉइंट रिसर्च पेपर्स होंगे और किसके लिए काम होगा, हाइड्रोजन के जो ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए, जो कि जैसे कि हमारा हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, मैं कभी बोलते बोलते अटक जाता हूँ, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें लीस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हों। स्टायरीन गैस लीक केस डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था LG पॉलीमर्स यूनिट में, जहां पर स्टायरीन मोनोमर वेपर लीक हुआ था। उसी को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी जो कि इसको बोला गया था कि 22 जून तक आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। क्या सबमिट करनी है, आपको बताना है कि इंसिडेंट कैसे हुआ था और आपको सॉल्यूशंस बताने हैं इस तरह के कंसर्न्स वगैरह को बाद में फ्यूचर में भी अगर हैंडल करना पड़े इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ को, वो सब कैसे करेंगे। तो उसी रिपोर्ट की जो डेट थी उन्होंने कहा था कि 30 जून तक, यानी कि 22 जून का था तो 30 जून तक उसको डिले करने की बात की गई है। इस इंसिडेंट के अंदर 7 मई को वो गैस लीक हुआ था जिसमें कुछ 12 पर्सन मर गए थे, बहुत सारे हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। और जो कि फैक्ट्री जो लोकेटेड थी वो RR वेंकटपुरम विलेज में थी आंध्र प्रदेश के अंदर। स्टायरीन गैस और उसके इम्पैक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। स्टायरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको पॉलीमर, प्लास्टिक और रेजिन्स के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है इन पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज। ये पॉइजनस भी है और इन्फ्लेमेबल भी है। इसको हम PVC गैस भी बोलते हैं। PVC प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। PVC आपको पता होगा ना, देखो आपके घरों में जो पानी की पाइपें होती है ना, जो छतों से आपका पानी जाता है नीचे, वो एक प्लास्टिक की मोटी सी पाइप होती है। उसको 3 इंच की भी बोलते हैं, 3 इंची पाइप भी बोलते हैं ऐसे हिंदी में। तो प्लस में आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है ना जो दीवारों के अंदर, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दीवार में जो पाइप लगाई जाती है वो पाइप आपकी प्लास्टिक की बनी होती है, PVC की। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस मटेरियल की बात कर रहा हूँ। इवन आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो मॉड्यूलर बोर्ड्स होते हैं, इनके स्विच वगैरह जो होते हैं, ये सब PVC के बने होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो इसी के रिगार्डिंग ये स्टायरीन गैस का यूज़ होता है। स्टायरीन जो है वो 20th मोस्ट यूज्ड केमिकल है वर्ल्ड का, और ये किसने बताया, ये WHO ने बताया है। कहाँ कहाँ मिल सकता है ये, एयर में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, ठीक है, एक बार जब भी एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है तो।
अगर ये इवेपोरेट करता है सॉइल से और शैलो वाटर सरफेस से तो ये एयर में 1-2 दिन के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता है। इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ये सॉइल में पहुंच जाता है तो। स्टायरीन जो है नेचर में नेचुरली ही अकर करता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में, कुछ प्लांट्स में और कुछ फूड्स में, जैसे कि सिनामन हो गया, कॉफ़ी बीन, बाल्सम ट्री, पीनट्स वगैरह हो गया, और ये कोल टार में भी पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स को ये कैसे इफेक्ट करता है ये थोड़ा जानना ज़रूरी है। अगर ह्यूमन बींग्स का एक्सपोजर हो जाता है स्टायरीन को तो उनको आइज़ में इरिटेशन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट्स, गैस्ट्रो मतलब स्टमक एरिया, ठीक है, इंटेस्टिनल तो आपको समझ गए होंगे, हमारी जो आंतें होती हैं, ये जो इंटेस्टाइन्स वगैरह होती है, इस पूरे एरिया को इफेक्ट करता है। इसके इम्पैक्ट्स होते हैं स्किन के आउटर लेयर के ऊपर भी, और उसमें कुछ इरोजन भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हियरिंग लॉस, सुनने में कमी आ जाएगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि नंब फीलिंग इन हैंड्स एंड फीट, यानी कि बोलते हैं ना हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं अगर हम अपनी आम भाषा में बात करते हैं तो। कलर कन्फ्यूजन इंडेक्स भी होता है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी आपको हो सकती है। स्टायरीन एक पॉसिबल कार्सिनोजन है जिसके कारण कैंसर भी हो सकता है अगर लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर हो। कार्सिनोजन वर्ड आपको पता होना चाहिए, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को कार्सिनोजन बोलते हैं। प्रीलिम लिंक्स के अंदर वैसे मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने पहले चेक करे था, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। स्टायरीन होता है, कैसे होता है, लिक्विड स्टायरीन गैस में कैसे टर्न होता हो गया है, नेचुरली अगर होता है, हाँ, हेल्थ इंपैक्ट्स बता दिए, एप्लीकेशन पीवीसी वगैरह बता दिया मैंने आपको। आई थिंक हाँ, इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। FATF ने पहली रिपोर्ट रिलीज़ की है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर, ठीक है, और इसको बोला गया मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। थोड़ी सी अचंभे की बात है कि FATF के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं कि FATF क्या काम करता है, एक टास्क फोर्स सेटअप करता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेरर फाइनेंसिंग के लिए। रिसेंटली जो न्यूज़ में आया था, आई थिंक 1-2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि FATF ने पाकिस्तान को बोला कि वो ग्रे लिस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। FATF ने डिस्क्राइब किया कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है ना, ये ग्लोबल थ्रेट है, ठीक है, और इसके बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के साथ लिंक्स भी हैं, जैसे कि मॉडर्न स्लेवरी के साथ इसका लिंक है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, आर्म्स ट्रेड भी हो गया। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना इसको ज्वाइन करना चाहता है और US इसको छोड़ना चाहता है। इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की देख लेते हैं। इलीगल, हाँ, ये अच्छे से मतलब की फाइंडिंग्स होता है ना हर रिपोर्ट के, ये आपको कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे इस पार्ट के। इलीगल ट्रेड को एस्टिमेट किया जाता है कि जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं इससे वर्ल्ड वाइड एक साल के अंदर तकरीबन 23 बिलियन US डॉलर के आसपास होते हैं। अच्छा, यहाँ से एक सवाल और भी बन के आता है ना कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर US डॉलर को क्यों यूज़ करते हैं। ये आप लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सवाल तो आपको बहुत बेसिक वाला है, पता ही होना चाहिए आपको। नहीं पता है तो मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में जिसमें किसी दिन कम टॉपिक्स होंगे ना उस दिन मैं आपको समझा भी दूंगा, लेकिन जिनको पता है और जो लोग खुद एफर्ट करके सीखना चाहते हैं वो ज़रा पढ़ना है इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प करके ना, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करना है। लेट्स सी आप इसको शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से बता पाते हो कि नहीं, कि US की जो ये डॉलर है, US डॉलर, इसको वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इकोनॉमी की तरह क्यों यूज़ किया जाता है। क्रिमिनल्स जो हैं फ्रिक्वेंटली मिसयूज़ करते हैं जो भी लेजिटिमेट तरीका है वाइल्ड लाइफ ट्रेड करने का, उसको ही मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का बिजनेस होता है, मूव करना, हाइड करके इलीगल तरीके से वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, जंगली जानवर और जंगली पौधे होते हैं, इनको हाइड वगैरह करके इधर उधर करके चोरी छुपा के पैसे वैसे का लेन देन करते हैं, सारा काम। रेगुलरली करप्शन हो रहा होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड हो रहा होता है, टैक्स इवेजन्स हो रहे होते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस का बहुत ही ग्रोइंग रोल है इसके अंदर, मोबाइल और सोशल मीडिया की बेस्ड पेमेंट्स करते हैं ये लोग, ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होता है गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है। 2016 के अंदर UN की एक वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक जो क्रिमिनल्स हैं वो इलीगली ट्रेड करते हैं प्रोडक्ट्स जो कि डिराइव किए जाते हैं कुछ 7000 स्पीशीज़ के, जो कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है, हमें करना क्या चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल पहले ही देखना चैलेंजेस क्या क्या है। ज्यूरिसडिक्शंस यानी कि जो न्याय प्रणाली है उसके पास एडिक्वेट रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, लेजिस्लेटिव बेसिस नहीं है, यानी कि कानूनी तौर तरीके नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज हमारे पास इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग ये जान पाएँ और फिर उनसे कॉम्बैट कर पाएँ जो भी थ्रेट, जो भी खतरा है इन फंड से। इलीगल ट्रेड के कारण जितना भी फंड जनरेट होता है उससे जो भी खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास न्याय प्रणाली नहीं है, हमारे पास कानूनी प्रणाली अभी इतनी नहीं है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। क्रिमिनल सिंडिकेट्स जो होते हैं वो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर को मिसयूज़ करते हैं टू लॉन्डर द प्रोसीड्स। अब लॉन्डर वर्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्डर वर्ड का मतलब होता है चोरी छुपे किसी फॉरेन बैंक के अंदर पैसे छुपा देना और उनको मिसयूज़ करना, यानी कि टैक्स इवेजन से बताना और FDI वगैरह, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ से बचा के आप पैसे का
इलीगल मूवमेंट जो करते हो ना उसको बोलते हैं लॉन्ड्रिंग। एक और वर्ड जो लॉन्डर का होता है मतलब कपड़े धो लेना और आयरन कर लेना, लेकिन लॉन्डर का दूसरा जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि चोरी छुपे पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र कर देना। जैसे लोग स्विस बैंक का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे बैंक का यूज़ करते हैं। फंड जो है वो लॉन्डर किए जाते हैं किस तरीके से, कैश डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन्स के फॉर्म में, पेमेंट्स के फॉर्म में, ई बैंकिंग के फॉर्म में, ठीक है, लाइसेंस मनी वैल्यू ट्रांसफ़र सिस्टम इनके फॉर्म में, थर्ड पार्टी वायर ट्रांसफ़र वाया बैंक्स इन सब के फॉर्म में, इनोसेंट विक्टिम्स के अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है हाई वैल्यू पेमेंट्स के लिए ताकि उनको डिटेक्ट करना ईजी ना हो। फ्रंट कंपनीज़ जो होती हैं वो ऑफन जो लिंक करती हैं, जो स्पेशली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कंपनीज़ होती हैं, शेल फर्म्स वगैरह होते हैं, इनकी हेल्प ली जाती है इस तरह के वाइल्ड लाइफ के जो मूवमेंट होती है, वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड करते हैं उसकी मूवमेंट के लिए, ट्रांस बॉर्डर यानी कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक मनी वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इन सब को हैंडल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? रिपोर्ट ये बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब है इज़ अ की टू डिसमेंटल द सिंडिकेट। फाइनेंशियल प्रॉब होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को डिसमेंटल करने के लिए, ठीक है। जुरिस्डिक्शंस यानी कि जो न्याय प्रणाली है उनको कंसिडर करना चाहिए कुछ कि वो कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें जिसमें कि कुछ रेलिवेंट एजेंसीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको नेसेसरी मैंडेट दिया जाए, उनको टूल्स प्रोवाइड किया जाए, कोऑपरेशन विद अदर जुरिस्डिक्शंस, इंटरनेशनल बॉडीज़ और प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए। लेजिस्लेटिव चेंजेस भी बहुत नेसेसरी है यानी कि कानूनी तौर तरीके बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर ताकि जो एप्लीकेबिलिटी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज की इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड लिंक ऑफेंसेस के अंदर उन सब को इंक्रीज़ किया जाए। बेसिकली बात है कानून वगैरह को थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है और जुरिस्डिक्शन के रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत है, फंडिंग की बहुत ज़रूरत है ऐसी बड़े लेवल पे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि FATF ने एक वाइल्ड लाइफ की रिपोर्ट जारी की है वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर। तो ये सवाल शायद मेंस में बन के आ जाए मे बी कि वाई FATF रिलीज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड, क्योंकि FATF का अब तक का जो काम था वो तो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, उसमें वाइल्ड लाइफ को अभी तक इंक्लूड इन्होंने शायद नहीं किया था। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग करता था लेकिन उसके ऊपर रिपोर्ट इन्होंने फर्स्ट टाइम निकाली है। I think that is all for today.